नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जेएसएससी सीजीएल के लिए जो झारखंड जीके की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज तीसरे टेस्ट पर बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टेस्ट के अंतर्गत आपके सामने जो पहला प्रश्न है, यह है रामलीला, जो कि एक कहानी संग्रह है। ठीक है, तो रामलीला के लेखक कौन हैं? ऑप्शन में लिखा हुआ है राधा कृष्ण, वंदना टेटे, गया मुंडा और भोगला सोरेन। आप वो सबसे पहले आंसर देने से पहले समझिए कि आखिर रामलीला कौन लिखा। तो रामलीला के जो लेखक है ना, राधा कृष्ण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण। अब इनके बारे में आप थोड़ा सा समझिए कि आखिर राधा कृष्ण कौन है। तो राधा कृष्ण झारखंड के हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार रहे हैं। इनका बहुत सारा बुक है, जैसे एग्जाम्पल कह सकते हैं सिन्हा साहब, बहुत फेमस रहा है। इसके अलावे रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनका। सिन्हा साहब याद रखिएगा, सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब। इसके अलावा इन्होंने फुटपाथ भी लिखा है, रूपांतर भी लिखा है। तो फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं। तो राधा कृष्ण का बहुत सारा बुक है। यह झारखंड के हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं। इनके बुक का नाम बात करेंगे तो फुटपाथ, रूपांतर, बोगस, सनसनाते सपने, सपने बिकाऊ हैं, सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गेंद और गुलाब, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, राधा कृष्ण को झारखंड का प्रेमचंद्र कहा जाता है। ठीक है, तो राधा कृष्ण साहब को झारखंड का प्रेमचंद्र कहा जाता है। झारखंड के हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं। तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राधा कृष्ण। अब अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभ्रक किस वर्ग का खनिज है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है या भवन निर्माण है? अब देखिए, सही आंसर करने से पहले आप समझिए कि आखिर धात्विक क्या होता है, अधात्विक क्या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो धात्विक खनिज वैसा खनिज है जिसे जलाने पर क्या होता है, धातु प्राप्त होती है। ठीक है, और अधात्विक खनिज वैसा खनिज है जिसे जलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर धात्विक खनिज का कौन कौन सा एग्जाम्पल है, अधात्विक का कौन कौन सा एग्जाम्पल है। धात्विक खनिज में आता है लोहा, मैग्नीज, क्रोमाइट, जस्ता, टीन, तांबा, बॉक्साइट, ठीक है, सोना, चांदी। सिंपल भाषा में कहें तो जिसमें धातु का अंश होता है उसे धात्विक, जिसमें धातु का अंश नहीं होता उसे अधात्विक। तो धात्विक में आ जाएगा बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा। अधात्विक में क्या क्या आता है? अधात्विक में आता है अभ्रक, काइनाइट, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो इसी में से सही आंसर आपका बन जाएगा अभ्रक किस वर्ग का खनिज है। तो अभी बताया अधात्विक है, इसके साथ साथ कौन कौन आता है? काइनाइट भी आता है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, सब क्या है, अधात्विक है। तो अभ्रक भी किस में होगा? अधात्विक। अब झारखंड में अभ्रक राजधानी किसे कहा जाता है? आप इसका सही आंसर बताएंगे। आपको पता होगा कोडरमा को, है ना, कोडरमा को अभ्रक राजधानी। अभ्रक का एक और नाम है माइका। और कोडरमा में कौन सा अभ्रक मिलता है? तो रूबी अभ्रक। ठीक है, रूबी अभ्रक या सफ़ेद अभ्रक जिसको कहते हैं, या कोडरमा में मिलता है। कोडरमा को अभ्रक राजधानी। अभ्रक का एक और नाम है माइका। या कोडरमा के अलावे हजारीबाग और गिरिडीह में भी मिलता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगल बादशाह शाह आलम ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? दीवानी मतलब राजस्व प्रशासन। ठीक है, तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कब ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी? इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोग इतिहास में चलिए, इतिहास में 1363 ईस्वी में चलिए। 1763 में क्या हुआ था कि बंगाल के नवाब मीर कासिम को हटा दिया गया और वहाँ नया नवाब बना दिया गया, किसे? मीर जाफर को। ठीक है, फिर मीर कासिम क्या करता है, जब इसे हटा दिया गया तो यह क्या करता है, अवध के नवाब सुजाउद्दौला से मिलता है और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिलता है। ठीक है, तो मीर कासिम, सुजाउद्दौला और
मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, तीनों मिलके क्या करते हैं, एक त्रिगुट की संधि करते हैं और अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हैं। तो एक साइड था कौन, अंग्रेज, दूसरे साइड ये तीन थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, मिल के क्या करते हैं, युद्ध लड़ते हैं। इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। यह 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। याद रखिएगा 1763 में मीर कासिम को नवाब के पद से हटाया गया था। उसके बाद यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से मिल के अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसका नाम पड़ा बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ, अंग्रेज जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं। उसके बाद अंग्रेज क्या करता है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि करता है। ठीक है, इलाहाबाद की संधि करता है किसके साथ, तो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ। कौन करता है, अंग्रेज। कब, 12 अगस्त 1765 को। तो इसी संधि के बाद क्या हुआ कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस संधि के तहत इन्हें यह अधिकार दिया गया, दीवानी प्रदान कर दी गई। तो इलाहाबाद की संधि के तहत। इलाहाबाद की संधि का 12 अगस्त 1765 को किसके किसके बीच हुआ, तो अंग्रेज और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, आप देख लीजिए, 12 अगस्त 1765। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 12 अगस्त 1765। याद रखिएगा इलाहाबाद की संधि के पश्चात। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक प्रश्न पर ध्यान से सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, हजारीबाग पठार, रांची पठार, रामगढ़ पठार या छोटा नागपुर पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा रांची पठार, ऑप्शन बी सही है। आप सबको पता होगा कि उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से पिस्का प्रखंड से निकलती है ना, यानी कि उत्तरी कोयल नदी रांची के पिस्का प्रखंड से निकलती है, पिस्का याद रखिएगा। ठीक है, और मुहाना कहाँ है उत्तरी कोयल नदी का, यानी कहाँ जाके मिल जाती है, तो सोन नदी में। उत्तरी कोयल नदी रांची के पिस्का प्रखंड से निकलती है, सोन नदी में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 260 किलोमीटर है। ठीक है, और इसकी जो सहायक नदियां हैं आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बूढ़ा, औरंगा और अमानत। ठीक है, बूढ़ा, औरंगा और अमानत जो है इसकी सहायक नदियां हैं। इसी के इस पर क्या है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला नेशनल पार्क। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क उत्तरी कोयल नदी पर है, आपको याद रखना है। बूढ़ा, औरंगा, अमानत इसकी 3 सहायक नदियां हैं। सोन नदी इसका मुहाना है, यह पिस्का रांची से निकलती है और लंबाई की बात करें तो 260 किलोमीटर है। तो रांची पठार हो गया। हजारीबाग पठार के बारे में बात कीजिएगा, यदि आप ऑप्शन पे आइएगा तो हजारीबाग पठार से अमानत नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, जैसे सकरी नदी हो गया, सकरी नदी के अलावे चानन नदी, फिर पुनपुन नदी, फल्गु नदी। ठीक है, तो पुनपुन, फल्गु, चानन, सकरी सब कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार से। हजारीबाग पठार से आप याद रखेंगे अमानत नदी। ठीक है, और उत्तरी कोयल नदी कहाँ से, तो रांची के पिस्का प्रखंड से। बूढ़ा, औरंगा, अमानत इसकी सहायक नदियाँ, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं। झारखंड में कितने विश्वविद्यालय हैं, 4, 6, 8, 10। इसका सही आंसर बताएंगे आप सब। देखिए प्रश्न पर थोड़ा गौर कीजिएगा, कह रहा है कि डीम्ड विश्वविद्यालय को छोड़कर कितने विश्वविद्यालय हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, 8 होगा इसका सही आंसर। विश्वविद्यालय की बात करें तो आपको पता है कि रांची विश्वविद्यालय झारखंड का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, प्रथम विश्वविद्यालय है, और राज्य में एकमात्र केंद्रीय स्तर का विश्वविद्यालय भी यही है, रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, यह कहाँ है, तो रांची में है, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर में है। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। एक दो और विश्वविद्यालय का नाम आप देख लीजिए, जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची में है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है, सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय दुमका संथाल परगना में है, नीलांबर पीताम्बर के बारे में आप सब पढ़े होंगे, मेदिनीनगर पलामू में है। ठीक है, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा कोल्हान में है। इसके अलावा विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद में है,
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसके बारे में पता होगा आप सब। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। आप लोग किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कहाँ है। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर हम नहीं बता रहे, इसके बारे में कल कुछ विशेष जानकारी बताएंगे, इसलिए छोड़ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से, इसलिए छोड़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताएंगे कि यह कहाँ है। ठीक है, तो एक हम छोड़ रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, बाकी सब बता दिए। विनोद बिहारी महतो कहाँ है? तो धनबाद में, नीलांबर पीताम्बर मेदिनीनगर पलामू में, सिद्धू कान्हू आप सबको पता है दुमका में, विनोबा भावे हजारीबाग में, बिरसा कृषि रांची में, और रांची विश्वविद्यालय रांची में है, जो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय है और एकमात्र केंद्रीय स्तर का विश्वविद्यालय है। ठीक है, आपको कमेंट किसका आंसर करना है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का। आप सब जरूर इसका आंसर बताइएगा, तब कल हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? 64.12%, 66.42%, 67.82%, 68.14%। इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर है 66.42%, लगभग 67%। आप ऐसे याद कर लीजिए, 66.40। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर 66.40% है। ठीक है, कितना? 66.40% आपको याद रखना है। आगे और क्या क्या इसमें याद रखना है कि झारखंड में किस जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है और किसका कम है? तो रांची जिले का साक्षरता दर सबसे अधिक है। कितना? तो 76.06 यानी 76%। और सबसे कम पाकुड़ का है 48%, 48.82। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ का है? पाकुड़ का 48%। सबसे अधिक रांची का है 76%। पूरे झारखंड का बात करें तो 66.40%। ठीक है, पुरुषों की साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ है? तो रांची होगा। और फिर महिला का भी सबसे अधिक साक्षरता दर रांची है। पुरुष में सबसे कम पाकुड़ है और महिला में भी सबसे कम पाकुड़ है, और कुल मिला के भी कहें तो पाकुड़ का सबसे कम है। तो सबसे ऊपर रांची, सबसे नीचे पाकुड़, और पूरे झारखंड में पूछें साक्षरता दर कितनी है टोटल, तो 66.42 यानी 66.40%। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत अच्छा सवाल है। किस संथाली नाटककार को उनके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? इसका सही आंसर बताएंगे। आप सबको पता होगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भोगला सोरेन। ठीक है, भोगला सोरेन इसका सही आंसर है। देखिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी जरूरी है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो भोगला सोरेन है यह कौन है? तो संथाली नाटककार हैं। पहला एक आपको याद रखना है कि भोगला सोरेन संथाली नाटककार हैं। और पूछेगा कि राही रावण काना किनका उपन्यास है? तो भोगला सोरेन का है। आगे आपको याद रखना है कि अभी इसे किस पुरस्कार से नवाजा गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से। तो तीन सवाल यहाँ से बनने के चांसेस हैं। पहला कि भोगला सोरेन कौन है? तो संथाली नाटककार। इनका उपन्यास है राही रावण काना। इसके लिए इन्हें क्या दिया जा रहा है? साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन। आप सब हिस्ट्री में पढ़े होंगे ना, तो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में देखिए, बहुत सारा जानकारी है इसके बारे में। पूछा है कि किस वर्ष आयोजित किया गया था। यह तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें और भी पूछने के चांसेस हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग बात करेंगे पहले रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के बारे में। देखिए, कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ ना, झारखंड में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन हुआ है 1940 ईस्वी में रामगढ़ में। ठीक है, इसलिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है और काफ़ी अच्छा भी है। और इसमें आपको जानना क्या है कि यह कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। सीधा सा सवाल पूछ लेगा तो 53वां अधिवेशन था, 53। ठीक है, आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह 53वां अधिवेशन था,
झारखंड के रामगढ़ में इसका आयोजन हुआ और यह 19 से 20 मार्च 1940 को संपन्न हुआ। अब एक सवाल आता है कि आखिर 19 से 20 मार्च क्या है, यानी 2 दिन चला था। तो हुआ क्या था कि यह जो मतलब कि अधिवेशन होना था ना 19 मार्च को होना था, लेकिन शाम में जिस दिन होता है यह अधिवेशन उस दिन शाम में बहुत अधिक मतलब कि मूसलाधार वर्षा हो गई, ठीक है। और पूरा आंधी तूफान के कारण क्या हुआ कि जहां बैठक होना था वहां पूरा पानी भर गया। इस वजह से 19 मार्च वाला अधिवेशन ठीक ठाक से हो नहीं पाया, फिर जाके यह 20 तारीख को संपन्न हुआ। तो इसी कारण इसका डेट 2 है कि 19 से 20 मार्च। तो आपको याद रखना है 19 से 20 मार्च 1940 को रामगढ़ में संपन्न हुआ। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो आगे चल के भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी बनते हैं, यही इसके अध्यक्ष थे। और इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रामगढ़ के कांग्रेस का जो रामगढ़ अधिवेशन था इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। इसमें स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इस अधिवेशन के दौरान रामगढ़ में कांग्रेस के मुख्य द्वार का नाम पता है? बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था, ठीक है। और सभा स्थल का नाम रखा गया था मजहर नगर। तो सभा स्थल का नाम मजहर नगर और मुख्य द्वार का नाम बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतना आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि चने की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होती है? पलामू, चतरा, रामगढ़, गढ़वा। तो इसका सही आंसर आप सब पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, है ना। चने की खेती सबसे अधिक पलामू में होती है। कहाँ? पलामू में। तब तो आखिर देख लेते हैं कि पलामू में और किस किस चीज़ की खेती होती है। देखिए, चने के अलावा पलामू में बात करें तो मक्का भी होता है। मक्का, गेहूं, जौ, दलहन, तिलहन। पूरे झारखंड में मक्का, गेहूं, जौ, चना, दलहन, तिलहन, आपको 5 नाम याद करना है। सबसे अधिक पूरे झारखंड में पलामू जिले में होता है। क्या क्या? मक्का, गेहूं, चना, जौ, ठीक है। मक्का, गेहूं, चना, जौ, फिर दलहन, तिलहन। इस 5 मतलब कि आपको नाम याद रखना है इन 5 का, मक्का का, गेहूं का, जौ का, चना का, दलहन, तिलहन का। सबसे अधिक कहाँ होता है? पलामू में, ठीक है। और थोड़ा कृषि पे आए हैं तो हम लोग 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं कि पूरे झारखंड में सबसे अधिक धान पता है पश्चिमी सिंहभूम में होता है। और महुआ और मड़ुआ सबसे अधिक रांची में होता है। महुआ और मड़ुआ सबसे अधिक रांची में होता है। और पश्चिमी सिंहभूम में धान सबसे अधिक होता है। हजारीबाग की बात करें तो गन्ना और ज्वार बाजरा सबसे अधिक होता है। गन्ना और ज्वार बाजरा कहाँ? हजारीबाग में। महुआ और मड़ुआ रांची में। और पश्चिमी सिंहभूम की बात करें तो यहाँ धान सबसे अधिक होता है। पलामू की बात करें तो पलामू में आप 5 याद रखेंगे, मक्का का, गेहूं का, जौ का, चना का, दलहन और तिलहन का। इतना नाम आपको याद रखना है, कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है भवनाथपुर, हंटरगंज, देवीपुरा, नावाडी। इसका सही आंसर होगा हंटरगंज, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हंटरगंज। चतरा के किस प्रखंड में जैन धर्म की प्राचीन सप्तऋषि गुफा स्थित है? तो हंटरगंज में। हंटरगंज में सप्तऋषि गुफा स्थित है, बस इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि 2011 ईस्वी की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? प्रश्न को नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? इसका सही आंसर हो जाएगा 75.94%, यानी लगभग 76%। बाकी जो बचा 24%, 24.05 कुछ ऐसा होगा। और जो बचा 24% ये क्या है? नगरीय जनसंख्या है, ठीक है। तो 75% क्या हुआ? ग्रामीण जनसंख्या लगभग 76 कहेंगे क्योंकि 75.94 है। तो 75.94 यानी लगभग 76% क्या है? ग्रामीण जनसंख्या है।
और जो बाकी रहा 24% क्या है, शहरी जनसंख्या है। आपको याद रखना है। आगे देखिए, अगला सवाल देखिए क्या है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है। आप सब इसका आंसर बताएंगे क्या? चलिए बता देते हैं हम ही। जुबली पार्क कहाँ स्थित है? जुबली पार्क जमशेदपुर में है। नाम कितना सुंदर है ना, जुबली पार्क। तो जुबली पार्क कहाँ है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में कुछ और पार्क देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। घोड़ाबंधा थीम पार्क आपको जमशेदपुर में ही पढ़ना है। तो जुबली पार्क और जुबली पार्क के बाद आपको क्या पढ़ना है? घोड़ाबंधा थीम पार्क। दोनों कहाँ है? जमशेदपुर में है। इसके अलावे झारखंड में आपको कुछ 10 पार्क हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम आपको याद रखना चाहिए। जिसमें एक है बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, रांची में है। दीनदयाल पार्क रांची में है। श्री कृष्ण पार्क रांची में है। नक्शतरा वन रांची में है। सिद्धू कान्हू रांची में है। ऑक्सीजन पार्क रांची में है। इसका एक तरीका बताएं, आप ना रांची वाला मत याद कीजिएगा, इधर से जो है बाकी याद कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर पार्क रांची में है तो रांची अपने आप याद हो जाएगा। जैसे जुबली पार्क और घोड़ाबंधा थीम पार्क याद रखिएगा जमशेदपुर में। अंबेडकर पार्क आपको याद रखना है सिल्ली रांची में। सिल्ली रांची में है, रांची में लेकिन सिल्ली रांची में है। सिद्धू कान्हू पार्क आपको 2 मिलेगा, एक रांची में भी एक दुमका में भी, और एक है शहीद निर्मल महतो पार्क हजारीबाग में। तो पार्क से यहीं से कुछ क्वेश्चन आएगा तो आ जाएगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा और कुछ नहीं है। शहीद निर्मल महतो पार्क याद रखिएगा हजारीबाग। घोड़ाबंधा थीम पार्क और जुबली पार्क याद रखिएगा जमशेदपुर। अंबेडकर पार्क सिल्ली रांची। सिद्धू कान्हू पार्क जो है दुमका में भी है, रांची में भी है। बाकी जितना एक्स्ट्रा पार्क है जैसे ऑक्सीजन हो गया, नक्शतरा वन हुआ, श्री कृष्णा पार्क हुआ, दीनदयाल, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, सब रांची में। ठीक है, तो आपको 2 ही 3 नाम याद रखना है। इसके अलावे आगे देखिए, आप सब ना कुछ इम्पोर्टेंट हो, जैसे पार्क हो गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावे आप पढ़े होंगे वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर नदी, कुछ टॉपिक को मैप से पढ़िए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। नदी का तो मेरा वीडियो बना हुआ है और शायद आपको याद भी हो जाएगा, काफ़ी इजी है, तो आप देख सकते हैं, देखना चाहेंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में है। नदी का 4-5 तो 10-10 मिनट का कुछ वीडियो है, 4-5 वीडियो है। इसके अलावा कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसे मैप में लिख के रख लीजिए, मैप से जल्दी याद हो जाएगा आपको। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था। क्या प्रश्न है कि राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया था? 2001 में, 2 में, 3 में, 4 में? तो राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 2002 में किया गया था। ठीक है, राज्य विद्युत नियामक आयोग का गठन 2002 में हुआ था। इससे ज़्यादा आपको यहाँ कुछ नहीं जानना है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? प्रश्न क्या है कि किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई? अच्युत सिंह, भूषण सिंह, तेज सिंह, दलेल सिंह। सही आंसर हो जाएगा इसका अच्युत सिंह। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, कह रहा है किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पौरी देवी किस राज्य की कुल देवी थी? तो पौरी देवी सिंह राज्य की कुल देवी थी। ठीक है, किसके समय इनका प्राण प्रतिष्ठा किया गया? तो अच्युत सिंह के समय सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी की प्राण प्रतिष्ठा अच्युत सिंह के समय की गई। इतना आपको यहाँ याद रखना है। पौरी देवी किस कुल की देवी? तो सिंह राज्य की कुल देवी। किसके समय प्राण प्रतिष्ठा किया गया? तो अच्युत सिंह के समय किया गया। इतना काफी है। अगला सवाल है आपके सामने कि झारखंड में आग्नेय उद्भव अर्थात दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? झारखंड में आग्नेय उद्भव या दालमा ट्रैप की चट्टानें मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? हजारीबाग में, गढ़वा में, सिंहभूम में, दुमका में? तो आग्नेय उद्भव जो दालमा भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, यहाँ तो आपके सामने भी दलमा है लेकिन दालमा भी रहता है। तो जो दलमा ट्रैप की चट्टानें हैं यह मुख्य रूप से किस जिले में मिलती है? तो सिंहभूम जिले में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? दामोदर पर, बराकर पर, स्वर्णरेखा पर, गुमानी पर? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा पर। अब यहाँ हम लोग रुकने वाले हैं। कह रहा है कि पालना डैम झारखंड की किस नदी पर है? तो स्वर्णरेखा।
अब देखेंगे हम लोग कि आखिर स्वर्णरेखा नदी पर और कौन कौन सा डैम है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ। देखिए, स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो यहाँ आपको 4 बांध का नाम याद रखना चाहिए। एक है गेतल सूद बांध, दूसरा है चांडिल बांध, तीसरा है पालना बांध और चौथा है गारोडी बैराज। ठीक है, पहला गेतल सूद, दूसरा चांडिल बांध, तीसरा पालना बांध और चौथा गालोडी बैराज। स्वर्णरेखा नदी की बात करें तो यह रानीचुआ रांची से निकलती है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में यह जाके मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 395 किलोमीटर है। दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य इसी नदी के किनारे है। और सहायक नदियां की बात करेंगे तो कांची, राढ़ू, संजय, कसाई, खरकई, ठीक है, रोरो, जुमार इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, जैसे यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे समुद्र में जाकर मिलती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो सीधे जाकर समुद्र में मिलती है। ठीक है, और सरायकेला खरसावां के बारे में आप सब जानते होंगे, एक जिला है। तो सरायकेला खरसावां खरकई नदी के किनारे है। और खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? तो स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो यहाँ आपको इतना ध्यान देना चाहिए। इसके अलावे यदि हम लोग दामोदर नदी पर बात करेंगे तो दामोदर नदी के बारे में आप सबको पता होगा कि यह झारखंड की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है और सबसे अधिक प्रदूषित नदी भी यही है। ठीक है, इस पर 3 बांध है, पंचेत बांध, बेरमो बांध और अय्यर बांध। ठीक है, किस दामोदर नदी पर। दामोदर नदी के बारे में और कुछ जानना है तो यह चूल्हा पानी, टोरी, चंदवा, लातेहार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। इसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। झारखंड में इसकी लंबाई कहेंगे तो 290 किलोमीटर है। ठीक है, इसके प्रवाह क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इतना काफ़ी है। आगे आप देखिएगा बराकर नदी के बारे में, तो यह उत्तरी छोटा नागपुर एग्जैक्ट जगह कहेंगे तो पद्मा हजारीबाग से यह निकलती है और दामोदर में जाके मिल जाती है, क्योंकि बराकर दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, 225 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पर 2 बांध आपको याद रखना चाहिए, एक तिलैया बांध और एक मैथन बांध। बराकर पर 2 बांध, तिलैया बांध और मैथन बांध, इतना आपको याद रखना है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो बराकर नदी है ना, दामोदर की सबसे प्रमुख और लंबी सहायक नदी है। किसकी? दामोदर की। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी बराकर है। कहाँ से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से। अब एक और नदी है गुमानी नदी। तो गुमानी नदी के बारे में आप जानेंगे कि यह राजमहल पहाड़ी से निकलती है और फिर जाके गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदियां हैं मेरेल, याद रखिएगा, एक ही है मेरेल। तो गुमानी की एक सहायक नदियां हैं जो आपको याद रखना है, मतलब इम्पॉर्टेंट नाम है मेरेल। और यह जाके मिलती है कहाँ? गंगा नदी में। निकलती है कहाँ से? राजमहल पहाड़ी से। कंप्लीट हो गया। तो पालना डैम झारखंड की किस नदी पर है? आप सबको पता चल गया होगा अभी तक, स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार अर्थात जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? यहाँ आंसर से पहले ना क्वेश्चन में ही बहुत सारा क्वेश्चन है, कहिएगा कैसे। सबसे पहले पूछता है, एक सवाल पूछा भी है कि अरण्य अधिकार का मतलब क्या होता है? तो अरण्य अधिकार का मतलब होता है जंगल का अधिकार। ठीक है, और यह किनका उपन्यास है? तो महाश्वेता देवी का उपन्यास है। यह बुक मतलब कि कब लिखा गया? तो 1979 में। ठीक है, 1979 में इनको पुरस्कार मिला था, 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्य अधिकार अर्थात जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा पर यह पुस्तक आधारित है। लिखा कौन है? महाश्वेता देवी। इनको कौन सा पुरस्कार मिला इसके लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ 3-4 चीज आप याद रखिएगा कि अरण्य अधिकार का मतलब क्या होता है? जंगल का अधिकार। यह बुक किनके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर।
कौन लिखा है? तो महाश्वेता देवी। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला इसके लिए? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे क्या क्या है, आगे एक पॉइंट और देख लीजिए। अच्छा, यहाँ एक चीज सबसे पहले देख लीजिए कि इनको यह पुरस्कार कब मिला था। तो 1979 आप सब याद रखेंगे। ठीक है, 1979 में महाश्वेता देवी को इनका जो बुक था अरण्य अधिकार, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसका मतलब होता है जंगल का अधिकार। यह बुक बिरसा मुंडा के जीवन पर लिखा गया है। ठीक है, बिरसा मुंडा के बारे में बात करें तो इन्हें धरती आबा कहा जाता है। इनके द्वारा झारखंड में बिरसा आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक चला। 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था और 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इतना आपको याद रखना है बिरसा मुंडा के बारे में। तिलका मांझी के बारे में पता होगा आप सबको, तिलका विद्रोह स्टार्ट किए थे। जतरा उरांव यानी जतरा भगत के बारे में पता होगा, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत किए थे। ठीक है, तो यहाँ हो गया। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, एक मिनट। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? प्रताप कुमार, प्रभात कुमार, प्रतीक कुमार, पंकज कुमार। काफी इजी सवाल है, प्रभात कुमार। लेकिन इजी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ समझ लीजिए। राज्यपाल की चर्चा हुई है तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल आप सबको पता है सीपी राधाकृष्णन जी हैं। झारखंड के कितने नंबर के राज्यपाल हैं ये? तो 11वें नंबर के राज्यपाल हैं। इनसे पहले राज्यपाल कौन था? तो इनसे पहले राज्यपाल रमेश बैस थे। ठीक है, वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन जी हैं और पहले राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम क्या है? तो हो जनजातीय शासन व्यवस्था में मुंडा के सहायक का नाम डाकुआ है। क्या है? डकुआ या डाकुआ भी लिखा हुआ रहता है कहीं कहीं, तो डकुआ है। ठीक है, मुंडा के सहायक का नाम क्या है? डकुआ। देखिए, हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है ना, हो जनजाति के शासन व्यवस्था को, पारंपरिक शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। और इसमें जो गांव का प्रधान होता है, यानी कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? हो जनजाति। और मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में जो गांव का प्रधान होता है उसे मुंडा कहते हैं, और जो मुंडा का सहायक होता है उसे डकुआ या डाकुआ कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डकुआ। अगले प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? अजितनाथ का, ऋषभदेव का, अरिष्टनेमी का। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। बी और सी दोनों। आप इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। यानी ऋषभदेव का भी नाम का यहाँ उल्लेख हुआ है और अरिष्टनेमी का भी उल्लेख हुआ है। तो ऋग्वेद की ऋचाओं में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख हुआ है? तो ऋषभदेव का और अरिष्टनेमी का। अब थोड़ा सा हम लोग ऋग्वेद पर बात करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि 4 वेद है। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, है ना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद 4 वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, सबसे नया वेद अथर्ववेद है, जिसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। इसके अलावा सामवेद, जिसे संगीत का वेद कहा गया है, पहली बार वहाँ 7 स्वरों का प्रयोग हुआ है। यजुर्वेद की बात करें तो इसमें गद और पद में यह विभाजित है और यज्ञ का वर्णन इसमें किया गया है। ऋग्वेद में आइएगा तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएं हैं। ऋचा का मतलब होता है मंत्र या श्लोक। ठीक है, तो अब देखिए आपका सवाल क्या है कि ऋग्वेद की ऋचाओं में, तो ऋचा का जब वर्णन आया है तो समझ लीजिए कि ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएं हैं, यानी कि 10,552 मंत्र हैं या 10,552 श्लोक हैं। ठीक है, इतना आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। इसके 10 मंडल में जो 4 मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तीसरा मंडल।
तीसरा मंडल गायत्री मंत्र लिखा हुआ है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। सातवां मंडल 10 राज युद्ध का वर्णन है, जिसमें 10 राजाओं का युद्ध के बारे में बताया गया है। 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। 10वां मंडल वर्ण व्यवस्था, 9वां मंडल सोम देवता, 7वां मंडल 10 राज युद्ध और 10 राजा का युद्ध, 10 राज युद्ध, और तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। ठीक है। और कुल कितना ऋचाएं हैं? तो 10,552। कितना सूक्त है? तो 1028। कितना मंडल है? तो 10 मंडल। सबसे नया मंडल कौन सा है? तो पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। इतना काफी है इसके लिए। अब अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला नागवंशी राजा कौन था? पहला तो हम आप सबको बता रहे हैं, लेकिन अंतिम आप सबको बताना है। बोलिएगा क्यों? क्योंकि पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हैं, इसलिए इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है। तो अंतिम नागवंशी राजा कौन है आप हमें बताएंगे। पहला हम आपको बता देते हैं। अब पहला नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। ठीक है। फनी मुकुट राय के बारे में आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले फनी मुकुट राय नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे। इन्होंने इस वंश की स्थापना प्रथम शताब्दी में की थी। यहाँ से भी ये सवाल आता है कि फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना कब की? तो प्रथम शताब्दी में। ठीक है। और आगे क्या क्या जानना है आपको कि फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी राजा थे। इनके समय जो यह राज्य था, इसमें 66 परगने थे, 66। ठीक है, 66 परगना था। फनी मुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष कहा जाता है। क्या क्या आपको ध्यान रखना है कि फनी मुकुट राय प्रथम नागवंशी शासक थे, इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है, इनकी राजधानी सुतियांबे थी, प्रथम शताब्दी में इन्होंने इस वंश की स्थापना की। ठीक है। इनका विवाह ना पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय राजपूत घराने में हुआ था और इनके दीवान का नाम था पांडे भवराय श्रीवास्तव। ठीक है। इनके दीवान कौन थे? तो पांडे भवराव श्रीवास्तव इनके दीवान थे। इनकी राजधानी सुतियांबे थी और सुतियांबे में खास क्या था? तो सुतियांबे में इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्होंने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया था, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इनके दीवान साहब हैं। इनके दीवान का नाम क्या था? पांडे भवराय श्रीवास्तव। ठीक है। तो फनी मुकुट राज्य के दरबार में गैर आदिवासी भी रहते थे, इसका अच्छा एग्जाम्पल इनके दीवान थे पांडे भवराय श्रीवास्तव। ठीक है। इनका विवाह पंचेत के गोवंशीय घराने में हुआ था, इतना आपको याद रखना चाहिए। राजधानी सुतियांबे, जहां इन्होंने एक सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है। इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश के प्रथम कौन थे? शासक। नागवंश के प्रथम शासक थे और 66 परगना में बटा था इनका राज्य। इतना काफी है इनके बारे में। अंतिम शासक आप सब बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? अब देखिए, जब हम लोग अक्षांशीय विस्तार देख ले रहे हैं तो थोड़ा सा देशांतरीय विस्तार भी देख लेते हैं। अक्षांशीय विस्तार इसका 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार आपको याद कैसे रखना है? तो 21 से 25, अच्छा 21 58 से 21 70 भी दे दिया है, तो आपको 2 तक याद करना पड़ेगा, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट से याद रखिएगा 25 डिग्री 18 मिनट तक। ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट। ऑप्शन में 21 58 25 18 कहीं दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 25 डिग्री 19 सेकेंड वाला 19 मिनट वाला जो आंसर है यही सही होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है। 21 डिग्री 58 मिनट। आप सब पढ़े होंगे कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड से लेके 25 डिग्री 18 मिनट झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है, लेकिन यहाँ 18 ऑप्शन नहीं है, तो इतना चलता है, आप 19 में सही कर देंगे, कुछ नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है। 21 58 से लेके 25 19। आगे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं देशांतरीय विस्तार। तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके 87 57 क्या है? झारखंड का देशांतरीय विस्तार है। 83 19 से लेके 87 57 तक। ठीक है। 21 58 से लेके 25 19 याद रखिएगा अक्षांशीय विस्तार, और 83 19 से लेके 87 57 याद रखिएगा देशांतरीय विस्तार। ठीक है।
अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप सब कमेंट करके। आप सब कहेंगे कि आप तो सब कुछ टाल दे रहे हैं कमेंट करके बताने के लिए, तो देखिए बता देते हैं। इसका हम लंबाई चौड़ाई पूछने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं कि झारखंड का जो लंबाई है ना, उत्तर से लेके दक्षिण तक जो लंबाई है झारखंड का 380 किलोमीटर है, आपको याद रखना चाहिए। और झारखंड का जो पूरब से लेके पश्चिम तक चौड़ाई है यह 463 किलोमीटर है, यानी कि झारखंड का लंबाई कम है और चौड़ाई अधिक है। 463 किलोमीटर पूरब से पश्चिम तक इसका चौड़ाई है, और लंबाई उत्तर से दक्षिण तक है 380 किलोमीटर। ठीक है, चौड़ाई 463 है और लंबाई 380 है। उत्तर से दक्षिण तक कितना 380 और पूरब से पश्चिम तक कितना 463। पूरे झारखंड का क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अब आगे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है। आप सबने ये चुनाव देखा होगा, है ना, तो इसके आधार पर इसका आंसर बताइए कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी कौन होता है। पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी ऑप्शन है अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, कमिश्नर। इसका सही आंसर होगा प्रमुख। आप सबको पता होगा कि पंचायत समिति के चुनाव में प्रमुख बनने का कितना होड़ रहता है, मतलब सब में एकदम होड़ लगा रहता है कि बस प्रमुख बन जाए, है ना। तो देखिए होंगे आप लोग पंचायत चुनाव में, तो पंचायत समिति का जो सर्वप्रमुख अधिकारी होता है, प्रमुख होता है, यह पंचायत समिति के मेंबर ही अपने में से किसी एक को प्रमुख बना देते हैं। ठीक है, तो इनका कोई अलग से चुनाव नहीं होता, बल्कि पंचायत समिति के जो मेंबर होते हैं उसी में से किसी एक को प्रमुख बनाया जाता है और एक को उप प्रमुख बनाया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि पंचायत समिति का सर्वप्रमुख अधिकारी प्रमुख होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था। यहाँ बहुत अच्छा सवाल है कि 1914 ईस्वी में झारखंड में कौन सा आंदोलन हुआ था। टाना भगत, असहयोग, सविनय अवज्ञा, उलगुलान। देखिए ऑप्शन इतना अच्छा दिया हुआ है कि किसी को कुछ ना आए फिर भी वो सही कर देगा। बोलिएगा कैसे। असहयोग बताइए, झारखंड का कोई आंदोलन तो है नहीं था, असहयोग पहले ही हट गया, कहाँ उसका रिलेशन 1920 से 22 तक है। सविनय अवज्ञा 1930 का कहानी है तो आएगा नहीं, 1914 बोल दिया है। उलगुलान आपको पता है बिरसा मुंडा का आंदोलन है, 1895 से लेके 1900 तक चला है। तो एक ही क्या बचा, टाना भगत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, टाना भगत आंदोलन। अब टाना भगत आंदोलन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि आखिर क्या क्या जानना चाहिए। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी और इसके जो प्रारंभकर्ता थे जतरा भगत थे, ठीक है, जिन्हें जतरा उरांव भी कहा गया है। तो जतरा भगत के नेतृत्व में अप्रैल 1914 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत हुई। और कहाँ से इसका शुरुआत कहाँ से हुआ, तो गुमला से, ठीक है, गुमला जिले से यह शुरुआत हुआ। और इस आंदोलन को ना बिरसा मुंडा के आंदोलन का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है, आगे चल के यह आंदोलन गांधी जी के आंदोलन से भी जुड़ गया था। तो आप केवल यहाँ इतना याद रखेंगे कि इसे प्रारंभ का मतलब इसको स्टार्ट किसने किया, प्रारंभकर्ता कौन थे। तो जतरा भगत थे, अप्रैल 1914 में स्टार्ट हुआ या, और कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो गुमला जिले से स्टार्ट हुआ। अच्छा, इसमें जब जतरा भगत के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जब पोखर में स्नान करके बाहर निकला, जब ये पोखर में स्नान करके बाहर निकलते हैं तो इन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके बाद एक गीत गाते हैं, ताना बाबा ताना भूतनी के ताना, और इस गीत के माध्यम से यह उरांव जनजाति के लोगों को ना जागरूक करने का काम करते हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन ऐसे पूछ जाए कि ताना बाबा ताना भूतनी के ताना जो यह गीत था कौन गा रहे थे, तो जतरा भगत गा रहे थे जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद यह लोगों को क्या कर रहे थे, जागरूक करने का काम कर रहे थे उरांव समाज में। एक और गीत के बारे में हम आप लोग को बताए थे, कटोंग बाबा कटोंग, कल आप लोग को बताए थे। तो कटोंग बाबा कटोंग मतलब कि किस आंदोलन का गीत था, सही आंसर बता देते हैं हम, ही बिरसा आंदोलन का। ठीक है, बिरसा आंदोलन में गीत गाया जा रहा था कटोंग बाबा कटोंग। चलिए आगे, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग थोड़ा सा फास्ट करेंगे। तो झारखंड में मिट्टी के ना 6 प्रकार पाए जाते हैं, 6 प्रकार की मिट्टियाँ यहाँ पाई जाती हैं। देखिए 6 प्रकार में जो सबसे अधिक क्षेत्रों में पाई जाती है, लगभग छोटा नागपुर के 90% भागों में लाल मिट्टी है। तो पहला लाल मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी, चौथा बलुई या रेतीली मिट्टी,
पांचवा आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी और छठा अभ्रक मूलक मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। अगला प्रश्न देखिए आपको किसी टॉपिक का यदि आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप हमें मैसेज करेंगे, मैं आपको नोट्स देने का पूरा कोशिश करूँगी, यूट्यूब पर ही डाल दूँगी कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, तो आपको किसी भी टॉपिक झारखंड से रिलेटेड किसी टॉपिक का शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा या फिर कोई मैप में आप नहीं अभी लिख पा रहे होंगे, टाइम है, आप सबका एग्जाम है, तो आप शॉर्ट नोट्स के लिए मैसेज कीजिएगा, या किसी भी चीज़ आप चाहते हैं कि मैप में दिखा के पढ़ें तो आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके लिए वहाँ मतलब कि कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा नोट्स। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने कि खोंड जनजाति में पाई जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहा जाता है? अच्छा, एक सवाल ऐसे पूछ सकता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति में नरबली प्रथा प्रचलित है? तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? खोंड जनजाति। अब पूछता है कि खोंड जनजाति में पाई जाने वाली नरबली प्रथा को क्या कहा जाता था? तो इसे ना मरियाह कहा जाता था। यहाँ आगे आपको कुछ नहीं पढ़ना है। झारखंड में टोटल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। संथाल जनजाति सबसे बड़ा है, संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खड़िया, इतना आपको एक साथ याद रखना है। 8 आदिम जनजाति हैं, इसमें से जो खोंड जनजाति है यहाँ नरबली प्रथा प्रचलित है जिसे मरियाह कहा जाता है। ठीक है, तो यह काफी है इतना। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में विदेशी वस्तुओं की दुकानों के सामने पिकेटिंग करते समय किस स्वतंत्रता सेनानी की हत्या कर दी गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष ब्रह्मचारी। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय रांची में, तो आप याद रखेंगे रामवृक्ष ब्रह्मचारी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की एकमात्र कौन सी जनजाति है जो पहाड़ों एवं जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है, साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ मानती है? तो आपको ऑप्शन देख के समझ में आ गया होगा, चेरो जनजाति। चेरो झारखंड की एक ऐसी जनजाति है जो पहाड़ों और जंगलों में रहना पसंद नहीं करती है, खुद को राजपूत कहती है। ठीक है, और साथ ही मजदूरी करना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझती है। तो आप याद रखेंगे चेरो जनजाति खुद को राजपूत कहती है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? तो मलेर ना सोरिया पहाड़िया जनजाति जो है इसका दूसरा नाम है, और सोरिया पहाड़िया एक आदिम जनजाति है, आप सबको पता होना चाहिए। तो सोरिया पहाड़िया को मलेर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा जलगोड़ा में। कहाँ है? जलगोड़ा में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। तो जलगोड़ा में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि घेरे के बाहर जो उपन्यास है इसके रचनाकार कौन है? घेरे के बाहर उपन्यास के रचनाकार कौन है? वचन देव कुमार, द्वारिका प्रसाद, राधा कृष्ण या भोगला सोरेन? घेरे के बाहर, इसका सही आंसर द्वारिका प्रसाद होगा। घेरे के बाहर। सबसे पहले बात करते हैं द्वारिका प्रसाद के बारे में। झारखंड के हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं द्वारिका प्रसाद। इनका बहुत सारा बुक आपको पढ़ना चाहिए। सबसे पहले एक आप याद रखेंगे घेरे के बाहर। इसके अलावा स्वयं सेवक इनका ही बुक है, और रंजना, बेड़िया, अंकुश। ठीक है, मतलब आपको याद कैसे रखना है कि स्वयं सेवक, घेरे के बाहर, रंजना, बेड़िया, अंकुश किनका बुक है? द्वारिका प्रसाद का। हिंदी साहित्य के एक साहित्यकार हैं और द्वारिका प्रसाद, इन्हीं का बुक है घेरे के बाहर। इसके अलावा स्वयं सेवक, रंजना, बेड़िया, अंकुश भी इन्हीं का बुक है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड में उर्वरक का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? उर्वरक का प्रथम कारखाना झारखंड में कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर सिंदरी होगा। सिंदरी में उर्वरक का प्रथम कारखाना लगाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने कि खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? खरवार आंदोलन कल इसके बारे में बताए थे ना, भागीरथ मांझी ने। ठीक है, तो खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया 1874 ईस्वी में। भागीरथ मांझी को बाबा के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने यह आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो संथाल परगना से। तो खरवार आंदोलन संथाल परगना से स्टार्ट हुआ
1874 ईस्वी में। किसने प्रारंभ किया, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो भागीरथ मांझी, जिन्हें बाबा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है, तो मालतो भाषा ना माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। कौन सी जनजाति, माल पहाड़िया जनजाति। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस काल में लावा निस्सरण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक काल। आप सबने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जुरासिक काल में राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ है, ठीक है, तो जुरासिक काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन अर्थात HEC का उद्योग किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा HEC पर बात करेंगे, टाइम हो गया है लेकिन फिर भी बात करेंगे क्योंकि यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और भले ही आज क्वेश्चन डिस्कस में लेट हुआ लेकिन आप सबको कुछ नया पढ़ने को मिला होगा, जानने को कुछ मिला होगा नया। तो हम लोग HEC पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए HEC की स्थापना ना रांची के हटिया नामक स्थान पर हुई है। कब पता है, 1958 में। यहाँ से उत्पादन प्रारंभ हुआ 1964 में यानी कि 1964 में, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1958 में यानी 1958 में यह लगाया गया और उत्पादन प्रारंभ हुआ 1964 में। कहाँ लगाया गया है HEC, तो यह रांची के हटिया नामक स्थान पर लगाया गया है। किस देश के सहयोग से, तो यह भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया है। रूस एवं चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, तो यहाँ तो एक ही ऑप्शन है रूस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन अर्थात HEC की स्थापना 1958 में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई। 1964 से यहाँ उत्पादन प्रारंभ हुआ, ठीक है। और HEC जो है ना, इसके 3 अन्य संयंत्र भी हैं। HEC का 3 अन्य भी आपको पढ़ना है, एक था HMBP, एक था HMTP और एक है FFP। HMBP का मतलब होता है हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, जो कि रूस के सहयोग से लगाया गया है। एक है हैवी मशीन टूल्स प्लांट यानी कि HMTP, और एक था फाउंड्री फोर्ज प्लांट जिसका नाम था FFP, जो कि चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से लगाया गया था, ठीक है। तो आप सबने समझा कि HEC किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था, तो रूस के सहयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने कि झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है। झारखंड की तांबा उत्पादन खान कहाँ स्थापित की गई है, घाटशिला, बरही, गेतलसूद, गोमियो। तो तांबा उत्पादन खान है घाटशिला में स्थापित की गई। कहाँ, घाटशिला में, तो सही आंसर हो जाएगा घाटशिला। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कीनन स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ है कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर में। देखिए स्टेडियम में ना आपको 1-2 और नाम याद रखना चाहिए, जैसे कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। एक सवाल आए दिन पूछता है कि मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, तो यह बोकारो में है, ठीक है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम बोकारो में है। एक पूछता है करजन ग्राउंड अर्थात हजारीबाग स्टेडियम, यह कहाँ है, तो हजारीबाग। तो हजारीबाग से नाम देगा तो ठीक है, लेकिन देगा करजन ग्राउंड, तो कहाँ है, हजारीबाग में। हजारीबाग स्टेडियम कहाँ है, हजारीबाग में। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ है, बोकारो में। और कीनन स्टेडियम कहाँ है, जमशेदपुर में। इसके अलावा बिरसा स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम सब कहाँ है, रांची में, ठीक है। तो आप याद रखेंगे 1-2 स्टेडियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, अगला सवाल है आपके सामने कि पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। चंदेरी का युद्ध आप सबने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री में। इंडियन हिस्ट्री में बाबर जो युद्ध लड़ा था ना 1528 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, वही चंदेरी का युद्ध यहाँ भी आपको पढ़ना है। तो पहले समझिए कि चंदेरी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच, ठीक है। और मेदिनी राय कौन है, तो चेरो वंश का राजा था। चेरो वंश जो कि पलामू में चल रहा था, इस वंश का राजा था, काफी प्रतापी राजा था मेदिनी राय। इसी के बीच हुआ क्या, तो इसी के बीच आपको पढ़ना है चंदेरी का युद्ध, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि बाबर जीत जाता है, मेदिनी राय हार जाता है। तो सवाल है कि पलामू क्षेत्र के किस चेरो राजा को 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा, तो मेदिनी राय को। मेदिनी राय चेरो वंश का राजा था,
सर्वाधिक प्रतापी राजा था चेरो वंश का? या इसके शासनकाल को ना चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके शासनकाल को चेरो वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। आप याद रखिएगा मेदिनी राय के बारे में, ठीक है। यह चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ? हार गया था। अगला प्रश्न आपके सामने कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? क्या सवाल है, लास्ट है आज के क्लास का, कि झारखंड के कितने प्रतिशत भूभाग पर छोटा नागपुर पठार विस्तृत है? सही आंसर हो जाएगा 47.38%। ऑप्शन सी 47.38%। तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। आप सबके साथ आज मैंने 40 प्रश्न को डिस्कस किया है। आप आज ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का क्लास, क्योंकि आप सबके बोलने पर ही आज मैंने प्रत्येक प्रश्न पर काफ़ी अच्छे तरीके से मतलब प्रत्येक का एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कैसा लगा क्लास। इसी तरीके से आगे जारी रखेंगे या फिर कुछ और चाहिए या कम करना चाहिए, आप हमें ज़रूर अपना अपना राय दीजिएगा। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।